नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन में हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को पता है कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है ऐसी कृषि के क्षेत्र में तमाम नवाचार जो चल रहे हैं वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की, जिसके ज़रिए हमारे किसान भाई कृषि के व्यवसाय को ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, उनके आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। तो इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं डेयरी प्रबंधन की। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय आपको उनसे करा देता हूं। डॉक्टर अनिल कुमार गिरी जी मौजूद हैं। आप सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय रीवा से। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो जैसा कि किसान भाइयों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज हम डेयरी प्रबंधन को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर ख़ास तौर पर ऐसे किसानों की बात करें जो कि डेयरी प्रबंधन का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए बदलते मौसम में डेयरी को साफ़ सुथरा रखना और पशुओं के लिए भी आखिर कितना ज़रूरी हो जाता है? बारिश के मौसम के पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उसके कारण पशु बहुत ज़्यादा गर्मी के उस प्रभाव से गुजर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू होती है तो पशुपालकों को ये ध्यान देना है कि उनके पशुओं के शेड में बहुत ज़्यादा कहीं नमी या कीचड़ की स्थिति ना हो। अगर पशु का शेड पक्का शेड हो तो साफ़ सफाई का बहुत अच्छा उसमें रहता है, प्रबंधन किया जा सकता है। और अगर कहीं कोई किसान पशुपालक हैं और उनके शेड अगर कच्चे भी हैं तो ये देखना है कि उसमें साफ़ सफाई रहे अच्छे से और उसमें कीचड़ या नमी गंदगी ना रहे, क्योंकि अगर उसमें पानी भर जाए या कीचड़ की स्थिति बनेगी तो वो गंदा हो जाता है शेड और वहाँ मक्खी मच्छर पनपने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके कारण कई प्रकार की बीमारी, एक तो मक्खी और मच्छर जो पशुओं को काटते हैं तो पशु बेचैन होता है और पशु बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है उससे, और उसके कारण जब उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो मेन क्या रहता है कि ऐसी जगह पे पशु को बांधना चाहिए जहाँ हवादार भी होना चाहिए, पशु को स्वच्छ हवा, ताज़ी हवा मिले, और शेड के अंदर साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखना चाहिए, कहीं भी गंदगी ज़्यादा ना हो, नमी ना हो, कीचड़ ना हो। तो इसके कारण इस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। सर, इसके अलावा ये भी बताइए, चूँकि बदलते मौसम का दौर है और बारिश इस वक्त आ रही है, ख़ास तौर पर डेयरी में किस तरह से पशुओं के लिए रोशनी की व्यवस्था किसान भाई कर सकते हैं? पर्याप्त रोशनी हो ताकि पशुओं को दिक्कतें ना हो। जी, जब भी हम पशु शेड बनाते हैं, कोई भी किसान पशुपालक बनाता है, तो जनरली हम लोग उनको सलाह देते हैं कि उस हिसाब से शेड बनाया जाए कि उसमें नेचुरल लाइट, रोशनी ज़रूर आती रहे, क्योंकि हमेशा लाइट जला के और बंद कमरा ठीक नहीं रहता है। तो शेड में का पर्याप्त मात्रा में खुली जगह होना चाहिए, जैसे बड़ी साइज़ की खिड़कियां रहती हैं शेड के अंदर, ताकि उसमें से ताज़ी हवा और पर्याप्त मात्रा में नेचुरल सनलाइट, रोशनी आती रहे। तो उससे क्या रहता है कि हमको अलग से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पशु शेड के अंदर ताज़ी हवा भी आती है और रोशनी भी आती है, और इसके कारण जब हवा और रोशनी आती है तो शेड के अंदर नमी या गंदगी भी कम होती रहती है, क्योंकि हवा से गंदगी या कीचड़ नमी सूखता रहता है। तो इस हिसाब से शुरुआत में ही ये ध्यान देना चाहिए कि हमको शेड ऐसा बनाना है कि उसमें खिड़कियों का भी प्रोविज़न हो, वेंटिलेटर्स हो, ताकि स्वच्छ हवा और रोशनी आती रहे। डेयरी प्रबंधन में आमतौर पर देखा जाता है कि किसान भाई दुग्ध उत्पादन को ज़्यादा महत्व देते हैं ताकि जो इनकम का ज़रिया है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके। अब ऐसे में स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशुओं की नस्ल आखिर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? पूर्व में भी हमने इस विषय पर चर्चा करी। जी, पशु का नस्ल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है डेयरी और पशुपालन के लिए। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर हम जनरली देखते हैं कि अगर हम बिना अवर्णित नस्ल वाले पशु पालते हैं तो वो दोनों टाइम मिलाकर लगभग 1.5-2 लीटर या 3 लीटर तक ही दूध देते हैं। इसीलिए पशुपालकों को हम लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि उन्नत नस्ल के पशु उनको पालना चाहिए। जैसे गिर नस्ल, आप लोगों ने सुना होगा, गिर नस्ल होती है, साहिवाल होती है, जर्सी के बारे में भी नाम सुना हम लोगों ने, और होलिस्टीन फ्रीजियन जो HF नस्ल होती है उसका भी क्रॉस ब्रेड अपने यहाँ मिलता है। और ऐसी नस्ल जब पशुपालक पालेगा तो लगभग ये मानिए कि 10 से 12 लीटर दूध उसको प्रतिदिन मिलेगा, अगर वो अच्छे से उनका प्रबंधन करे।
क्योंकि इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं इन ब्रीड्स के अंदर कि जिनके अंदर दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए नस्ल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पशुपालन का, डेयरी प्रबंधन का। और पशुपालकों को ये सलाह दी जाती है कि वो अच्छे नस्ल के पशु ज़रूर रखें, तभी उनको ज़्यादा मात्रा में दूध मिलेगा और उनका आय बढ़ेगा उससे। बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण सवाल पशुओं के नस्ल को लेकर उठा है कि आखिर पशुपालक अच्छी नस्लों की पहचान आखिर कैसे कर सकते हैं? जी, उसमें क्या है कि जैसे वेटनरी विभाग हुआ या हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े जो लोग हैं, वो बार बार पशुओं की पशुपालकों के साथ मीटिंग करते हैं, उनकी सभाओं को मतलब एजुकेट करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको उन्नत नस्ल के पशु पालना है, और उनको समझाया जाता है कि आप किस तरीके से उसको पहचानेंगे भी। हर एक ब्रीड के पशु का एक लक्षण, मतलब उसके शारीरिक बनावट होती है जिससे हम उनको पहचान पाते हैं कि ये इस नस्ल की पशु है। जैसे कि अगर गिर नस्ल की गाय की बात करें तो उसका चौड़ा माथा होता है, उसके लंबे पेंडुलस ईयर होते हैं, पत्तीनुमा कान होते हैं, लटकते हुए कान, और उसका जो सींग है अर्धचंद्राकार होता है। तो ऐसे ही कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर पशुओं का नस्ल पहचाना जाता है। तो इस हिसाब से उसको पहचान सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इसके साथ ही साथ अगर किसान भाइयों को, पशुपालकों को बेहतर दूध उत्पादन की ओर आगे बढ़ना है तो आहार का प्रबंधन भी बहुत विशेष तौर पर किसान भाइयों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आहार प्रबंधन आखिर क्या होना चाहिए सर, इस विषय पर भी जानकारी दीजिए। जी, पशुपालन में और डेयरी पालन में आहार प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि हम पशुपालक के पास जब अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो ये उसके अंदर दूध देने की क्षमता, वो गुण है उसके अंदर। अब गुण तो है, लेकिन उसको अगर भोजन, अच्छा आहार नहीं दिया जाएगा तो वो अच्छे से वो दूध उतना नहीं दे पाएगा। इसलिए अच्छी नस्ल का पशु रखना, खरीदें या अपने पास रखें। और उसके बाद आहार प्रबंधन में ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि एक अच्छी नस्ल का पशु है, 400-450 किलो का वज़न होता है, उसका बॉडी वेट होता है, तो उसको लगभग अपने को 6 से 7 किलो सूखा भूसा, गेहूं का भूसा, और उसके बाद हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग उसको 20 से 25 किलो हरा चारा रोज़ चाहिए, तब जाके वो अच्छे से दूध देगा और दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। और कंसंट्रेट फीड जो पशु आहार होता है, आपने नाम सुना होगा, जैसे कपिला पशु आहार या गोदरेज का पशु आहार बना बनाया भी आता है, कंसंट्रेट फीड कहलाता है ये। तो उसको लगभग 3 से 5 किलो रोज़ पशु आहार देना पड़ता है। तो इस हिसाब से जब संतुलित पशु आहार देंगे और अच्छी नस्ल के जब पशु होंगे हमारे पास, किसानों के पास, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देंगे। और अगर इस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे तो एक पशु लगभग 12 से 15 लीटर प्रतिदिन दूध दे सकता है। सर इसके अलावा अगर पशुपालकों की हम बात कर लें तो क्या कोई ऐसी विधि भी आप बता सकते हैं आहार प्रबंधन की, जो कि कई किसान भाइयों की स्थिति ऐसी रहती है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, ऐसे में किसान भाई बेहतर प्रबंधन के लिए और आहार के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? डेयरी प्रबंधन में सबसे जो मेन और सस्ता खाने का जो चीज़ है वो तो गेहूं का भूसा है। लेकिन अब जैसे बदलते माहौल में अब सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो गेहूं का भूसा भी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा। जब गेहूं की फसल कटती है तो उस समय ही भूसा अपने साल भर के लिए स्टोर कर लेना है। तो उस समय उनको भूसा 5 रुपये किलो मिल जाएगा जब फसल कटती है। तो अब वही अगर नवंबर दिसंबर में अगर भूसा उनका कम पड़ जाता है और वो ख़रीदने जाएंगे मार्केट में, तो वो भूसा लगभग 9 से 10 रुपये किलो मिलेगा उनको। तो इस हिसाब से साल भर का भूसा वो रख लें अपने पहले से ही खरीद के, अप्रैल से मई महीने में। और उसके बाद हरा चारा ज़रूर अपने खेत पर ही उनको उगाना होगा। तो हरा चारा खरीद के अगर खिलाएगा किसान तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो अपने खेत पर जिस हिसाब से उसके पास पशु हैं, जैसे उसके पास अगर 5 पशु हैं तो आधा से 1 एकड़ ज़मीन उसको हरे चारे के लिए उसको रखना पड़ेगा। और उस हिसाब से उसको जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में बरसीम का फसल आप लोगों ने सुना भी होगा कि बरसीम की बरसीम की फसल उस समय बोया जाता है और इसमें 5 से 6 कटिंग मिलती है। 5 से 6 कटिंग मिलती है, हर 45-50 दिन पर काटते हैं। फिर उसके बाद पानी उसमें डालते रहते हैं और कुछ यूरिया वगैरह का छिड़काव कर देते हैं। तो उस हिसाब से फिर से वो 45-50 दिन में फिर बड़ी हो जाती है।
चलिए, कुल मिलाकर सर ये माना जा सकता है कि ऐसी तमाम छोटी-छोटी बातें हैं जिनका अगर पशुपालक ध्यान रखेंगे तो दुग्ध उत्पादन की दिशा में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि वृहद विषय है, लगातार इस पर बातचीत भी जारी रहेगी, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और कृत्रिम गर्भाधान पर जानकारी लेंगे कि आखिर ये क्या होता है और किस तरह से किसान भाई डेयरी प्रबंधन में इसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं डेयरी प्रबंधन की और पुनः स्वागत करता हूं। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार गिरी जी मौजूद हैं। सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय रीवा से हमारे बीच मौजूद हैं। सर आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कृत्रिम गर्भाधान की कि आखिर ये कितना महत्वपूर्ण है पशुपालकों के लिए। तो सर इस विषय पर जानकारी ज़रूर आपसे चाहेंगे। क्या है, कृत्रिम गर्भाधान एक बहुत ही शासन द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। काफ़ी पहले से भी चल रही है। क्या होता है कि अगर कोई भी पशुपालक जाकर बाज़ार से अगर वो अच्छी नस्ल के पशु खरीदता है तो एक गाय लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के, और एक भैंस अगर अच्छी भैंस हो तो 70-80 हज़ार रुपये की एक भैंस खरीद के लाना पड़ेगा उसको। और हमारे यहाँ पशुपालकों की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत सबकी तो नहीं है, तो इस हिसाब से उनको ये शासन के द्वारा सुविधा मिली हुई है कि हर लगभग 6 से 8 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर के रेंज में पशु चिकित्सालय होते हैं और या पशु के छोटे केंद्र होते हैं, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होते हैं। तो पशुपालक को कुछ नहीं करना है, उसके पास जो भी मौजूदा समय में उसके पास जो गाय और भैंस है बहुत अच्छी नस्ल की नहीं भी है, तो उनको क्या करना है कि जब वो पशु हीट में आते हैं, हर 21 दिन में गाय और भैंस हीट में आते हैं, उस समय उन पर ध्यान रखेंगे। और या तो आजकल फ़ोन कर देने पर भी वो सारा इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए। कई बार पशुपालकों को गाय और भैंस जब गर्मी में रहती है तो अस्पताल तक ले जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप आजकल फ़ोन का साधन है, आप फ़ोन पर बोल देंगे, उनसे बात कर लेंगे तो वो सारा कृत्रिम गर्भाधान करने वाला सामान लेकर आपके घर पर ही फार्म पर आ जाते हैं और उसके बाद वो आपके पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं। सर इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय हो जाता है सर बीमारियों का। बदलते मौसम में आमतौर पर देखा है कि दुधारू पशुओं में अब बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। क्या बीमारियां लगने से पहले कोई संकेत भी पशुपालकों को देखने को मिलता है पशुओं से? जी, जिन भी बीमारियों का टीका सरकार द्वारा बनाया जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत घातक बीमारी है। अगर वो एक बार बीमारी आ जाए पशुओं में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पशुपालक का। जैसे गला घोंटू बीमारी एक बहुत ही मुख्य बीमारी है पशुओं में, जिसको इंग्लिश में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जैसे हम लोगों में कोरोना आया था कि एकदम से एक दूसरे से फैलता है, तो उसी प्रकार से जो गला घोंटू बीमारी है अगर एक पशु को भी हो गया तो उस पशुपालक के पास जितने 8-10 पशु हैं उसको भी तुरंत ही लगभग 8-10 घंटे में ही फैल जाएगा। और इवन उनके घर के पास जो और पशु हैं दूसरे घरों में, उनमें भी क्योंकि हवा से ही और पानी से ये इसका बैक्टीरिया फैलता है, तो इस हिसाब से ये बहुत जानलेवा बीमारी है। और इसका बचाव इतना आसान है कि बारिश के पहले सरकार भी बहुत प्रयास करती है अपने
हेल्थ वर्कर्स को भेज के गांव-गांव में टीकाकरण करवाती है। और पशुपालक कई बार थोड़ा अज्ञानता के कारण कई बार मना कर देते हैं कि हमको टीका नहीं लगवाना है, लेकिन गला घोंटू, एफएमडी, खुरपका मुंहपका बीमारी और बीक्यू ब्लैक क्वार्टर एक बीमारी है। ये बहुत घातक बीमारी है। अगर एक बार पशु को हो जाए तो इलाज करवाने में कम से कम 5-7 हज़ार रुपया लगेगा, और उसके बाद भी पशु जब रिकवर होता है तो उस लेवल पर रिकवर नहीं होता है। उसको ठीक होते होते लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, और उसके अंदर उतनी क्षमता फिर बचती भी नहीं है। तो इसलिए बारिश के पहले हमको अपने गाय और भैंसों को गला घोंटू बीमारी का टीका, मुंह पका खुरपका बीमारी का टीका और ब्लैक क्वार्टर बीमारी का टीका जरूर आवश्यक रूप से लगा लेना चाहिए। जी, चलिए सर, डेयरी प्रबंधन के ऐसे विषय को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पशुओं की हमने बात कर ली, बीमारियों की बात कर ली, साथ ही साथ टीकाकरण की हमने बात कर ली, लेकिन सर ये बताइए कि क्या एक कदम और आगे बढ़ाकर पशुओं का बीमा करवाना भी डेयरी प्रबंधन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसान भाइयों के लिए? पशुओं का बीमा करवाना भी बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जब पशुपालक के गाय या भैंस अचानक मृत्यु हो जाती है, या तो कोई बीमारी के कारण मृत्यु हो सकती है। जो बीमारियां मैंने बताया जैसे गला घोंटू बीमारी, एकदम से पशु मरता है लगभग 10-12 घंटे के अंदर ही, या फिर ऐसे कई बार जहरीले कीड़े भी काट लेते हैं पशु शेड के अंदर, तो अचानक पशु मर जाता है। और एक अच्छी नस्ल का पशु जो है वो लगभग 40-50 या 60 हज़ार रुपये तक की उसकी कीमत होती है। ऐसे स्थिति में पशुपालक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार या राज्य सरकार ने भी पशुओं का बीमा करवाने के लिए, पशु पालक की मदद के लिए ये कदम उठाया है, और बहुत ही बड़े स्तर पर पशुओं का बीमा होता है। उनके आपने देखा होगा कि पशुओं के कान में जो पीले रंग के टैग लगाए जाते हैं वो जनरली बीमा के कारण ही लगाए जाते हैं। उस पर नंबर लिखा होता है और उसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है। एक बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रीमियम देना पड़ता है, कई बार सरकार की तरफ से मुफ्त भी होता है। तो ये सिर्फ किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए वो सरकार की तरफ से ये मदद दी जाती है। और ऐसे में अगर कभी किसान का पशु मर जाता है और अगर उसका बीमा होगा तो वो पूरा पैसा उसको वापस होता है, तो इससे किसानों का नुकसान होने से किसानों का बच जाता है। तो सर ये कहा जा सकता है कि यदि जागरूकता की हम बात करें तो पशुपालक और किसान भाइयों में जागरूकता भी होनी चाहिए कि बीमा जो है वो पशुओं का कराना चाहिए। उससे अगर कभी भी कोई समस्या आती है तो किसान भाइयों को उसका मुआवजा भी मिल जाता है। लेकिन सर इसके अलावा डेयरी प्रबंधन में हमने आमतौर पर ये देखा है कि दूध उत्पादन का ज़्यादा महत्व है, लेकिन दूध उत्पादन के अलावा या दूध बेचने के अलावा ऐसे कौन से कमाई के ज़रिए हैं हमारे पशुपालकों के सामने जो कि डेयरी प्रबंधन के ज़रिए हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जी, क्या है, जैसे दूध के अलावा जैसे दूध अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और ये देखा गया है कि अगर कोई भी चीज़ों का अगर कच्चा चीज़ बेचा जाए, जैसे दूध अगर ही बेचा जाए तो एक नॉमिनल रेट जो भी दूध का 50-60 रुपये लीटर है वही मिलता है। अगर घी बना के भी पशुपालक अगर बेचे तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका पैसा मिलता है, उसका रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। या खोवा बना सकते हैं, पनीर भी बना के आपने देखा होगा, पनीर भी बहुत मार्केट में बहुत डिमांड में रहती है और उसका बहुत अच्छा रेट भी मिलता है। तो ये तो डेयरी प्रोडक्ट की बात हो गई। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात, कि गोबर, जो गाय का गोबर होता है वो जनरली 1-2 रुपये किलो के हिसाब से जनरली बेचने में आता है, लेकिन अगर उसका केचुआ खाद अगर बनाए किसान तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नॉर्मल रेट भी 10-12 रुपये किलो तो बिक ही जाएगा, बहुत आसानी से बिक जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, वहीं पर अपने डेयरी के थोड़ा से पास में कुछ गड्ढे बना लेंगे, उसका एक प्रोसीजर होता है, और उसमें गोबर जो कच्चा गोबर है उसमें भरते जाएंगे। तो कुछ दिनों बाद वो ठंडा हो जाता है, उसमें धीरे धीरे पानी सींचते रहते हैं और वो ठंडा हो जाता है। तो लगभग 1 महीने या 20-25 दिन बाद उसमें कुछ मात्रा में केंचुआ डाल देते हैं। वो केंचुआ की संख्या बढ़ती जाती है और वही केंचुआ लगभग 3 महीने में उसको पूरा खाद बना देते हैं, और उसको फिर छान लिया जाता है, उसके छन्ना आता है, लेबर छान के और बोरों में पैक कर देते हैं। बहुत डिमांड में रहती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है। फूल पौधे या फल सब्जियां या खेतों में भी बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है और बहुत डिमांड में रहती है, और बहुत इससे भी बहुत अच्छा लाभ पशुपालक कमा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ दूध प्रबंधन के अलावा ही नहीं, किसान भाई अगर चाहें तो दूसरे भी कई ऐसे कमाई के जरिए हैं जो कि किसान भाई अगर उन्हें अपनाते हैं तो वो डेयरी प्रबंधन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा विषय जिस पर जितनी बातचीत की जाए, जितनी जानकारी दी जाए उतनी कम होती है, लेकिन आपने इतने सहज सवालों के तमाम जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। मूंग खरीद के लिए 1587 करोड़ रुपए की गारंटी, ICAR का 98वां स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बोनी 95% पूरी, गेरुआ से बचाएं सोयाबीन और गेंदे की वैज्ञानिक खेती। और चलिए देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में किसानों और सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और मूंग खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। सरकार ने रबी वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर लक्ष्य से अधिक खरीदी गई मूंग के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए 1587 करोड़ रुपए की निःशुल्क सरकारी गारंटी देने का फैसला लिया है। इससे खरीद एजेंसियों को बैंकों से वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और किसानों को मूंग का भुगतान समय पर करने में सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से खेती को अधिक सुरक्षित, लाभकारी और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। राजगढ़ और आगर मालवा के हजारों किसानों को नियमित सिंचाई का लाभ मिलेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग के भुगतान की व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर परिषद ने बीते एक वर्ष की वैज्ञानिक उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए जलवायु अनुकूल कृषि, अनुसंधान आधारित नवाचार और किसानों तक तकनीक की तेज पहुंच को अपनी प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान ICAR ने 44 फसलों की 386 उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें 94% किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील हैं, जबकि 29 किस्में जैव सुदृढ़ यानी बायोफोर्टिफाइड हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाने वाला ICAR स्थापना दिवस वर्ष 1928 में परिषद की स्थापना की याद दिलाता है। पिछले 98 वर्षों में ICAR ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कृषि अनुसंधान का लाभ तेजी से किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका और मजबूत की जानी चाहिए। कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश में कमजोर मानसून के चलते बुआई की गति गत वर्ष की तुलना में पिछड़ गई है। अब तक लगभग 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 76.9% है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुआई 116.20 लाख हेक्टेयर में हुई थी। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 145.98 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 150.45 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 115.76 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 51.38 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि 54.09 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 15.71 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 39.63 लाख हेक्टेयर रखा गया है और गत वर्ष अब तक 19.81 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 24.76 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 89.9% है। गत वर्ष भी मक्के की बोनी समान अवधि में 23.67 लाख हेक्टेयर में हुई थी। वहीं अब तक तुअर 1.67 लाख हेक्टेयर, उड़द 5.47 लाख हेक्टेयर एवं कपास 5.63 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 73.40 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 44.80 लाख हेक्टेयर में तथा तिलहनी फसलें 63.06 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 57.73 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। दलहनी फसलें 8.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 7.60 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग अधिकांशतः अगस्त सितंबर में ही आता है। चूंकि इस समय निरंतर वर्षा होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, तो पत्तियों की निचली सतह में गेरुआ रंग के धब्बे उभरे हुए दिखाई देते हैं। यदि इन धब्बों को हाथ से दबाएं तो रोरी की तरह लगेगा। गेरुआ के उपचार के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल या
ऑक्सीकार्बेक्सिन की 800 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं, जिसे 10 दिनों के अंतर से इसका 2 छिड़काव निचली पत्तियों पर करें। बुआई के 35 से 40 दिन बाद बचाव यदि किया जाए तो अच्छे परिणाम होंगे। रोगरोधी जातियां जैसे PK 1029, PK 1024, JS 2021, अंकुर तथा इंदिरा 9 लगाएं। गेंदे की खेती सभी प्रकार की जमीन में की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि भारी जमीन में जल निथार की व्यवस्था जरूरी है। फूलों की जरूरत 12 महीने होती है। पूजन से लेकर शादी विवाह तक इसकी जरूरत होती है, इसीलिए इसकी बाजार में मांग सदैव बनी रहती है। इसकी जातियां मुख्यतः अफ्रीकन एवं मैक्सिकन गेंदा होती है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्में होती हैं। किसान भाई यदि उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो 1.25 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यदि संकर किस्में लगाते हैं तो 700 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी बोनी सितंबर तक की जा सकती है। यदि कोई प्राकृतिक व्यवधान आता है तो बोनी का समय परिवर्तित भी हो सकता है। गेंदे का बीज क्यारियों में डालकर अंकुरित करें। इसके बाद 25 से 30 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगाएं। साथ ही गोबर खाद 150 से 200 क्विंटल, यूरिया 260 किलो, 475 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 133 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने डेयरी प्रबंधन को लेकर बातचीत की और जाना कि आखिर किस तरह से हमारे पशुपालक अपने पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं, दूध उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही साथ पशुओं का बीमा करा सकते हैं। अगर ये तमाम जानकारी और तमाम सावधानियां हमारे किसान भाई करते हैं या पशुपालक करते हैं तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि किसान आर्थिक द्वार के बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं और ये भी कहा जा सकता है एक सफल डेयरी प्रबंधन के तौर पर और एक सफल किसान के तौर पर आप स्थापित हो सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।